हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के शपथ, पदावधि व उसको उसके पद से हटाने के बारे में चर्चा किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति के प्रमुख शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उन्हें हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, संविधान में राष्ट्रपति को विस्तृत एग्जीक्यूटिव पावर प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 जो ये कहता है कि जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में वेस्टेड होगा, निहित होगा, और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा करेगा। फ्रेंड्स, संविधान में कहीं भी जो है कार्यपालकी शक्ति अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव ही है। वह भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है। संविधान के आर्टिकल 77 के अनुसार जो है भारत सरकार की समस्त कार्यपालकी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। फ्रेंड्स, हमारे देश में संसदीय प्रणाली की सरकार है और संसदीय प्रणाली की सरकार में जो है राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की ही कार्यपालकी शक्तियाँ होती हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालकी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जिसका प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है। दोस्तों, भले ही राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, फिर भी शासन के सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं तथा संघ के सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसी के अधीन रहते हैं। राष्ट्रपति अपने एग्जीक्यूटिव पावर को मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही एक्सरसाइज करता है। 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसके द्वारा संविधान संशोधन जब किया गया तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को जो है मानने के लिए बाउंड कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसकी बहुत आलोचना हुई थी और 1978 में जो है संशोधन हुआ और उसके जरिए जो है आर्टिकल 74 में एक प्रोविजो जोड़ दिया गया और प्रोविजो जोड़ा गया और जो राष्ट्रपति को एक तरह से एक लिमिटेड राइट दिया कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर से माने या उसको मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किंतु यदि पुनर्विचार के पश्चात उसे सलाह दी जाती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। कहने का मतलब ये कि 44 में राष्ट्रपति को एक चांस दिया गया कि वह एक पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है, जबकि 42 अमेंडमेंट के जरिए उसको फुल्ली रूप से मुंह पे उसके ताला लगा दिया गया था कि वह जो है मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाउंड ही होगा, चाहे सलाह कुछ भी हो। फ्रेंड, इसके अलावा राष्ट्रपति देश के सभी उच्च अधिकारी, जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट करता है। इस कड़ी में कौन कौन आते हैं तो देखिए, सबसे पहले वो पीएम को अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री को यानी प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है। जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट होते हैं उनको अपॉइंट करता है। जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको अपॉइंट करता है। फिर कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल जो होता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसको अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके चेयरमैन और उनके सदस्यों को अपॉइंट करता है। फिर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन यानी जो वित्त आयोग होता है उसके सदस्यों को अपॉइंट करता है। फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी कमीशन एंड बैकवर्ड क्लासेज, तो जो है जो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है तथा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन दोनों के लिए विशेष ऑफिसरों को अपॉइंट करता है। फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, उनके विशेष ऑफिसरों को अपॉइंट करता है। तो ये सभी ऑफिसर जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उनके इच्छा तक ही पद पर रहते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है, किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फ्रेंड्स,
अब राष्ट्रपति की जो दूसरी शक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों के बारे में कुछ आर्टिकल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, हमको इसको चर्चा करनी होगी। जैसे आर्टिकल 79 है, 85 है, 331 है, 80 है, आर्टिकल 3 है। तो इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। फ्रेंड्स, आर्टिकल 79 जो है ये कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। मतलब आर्टिकल 79 के अनुसार जो है संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है राज्यसभा, फिर लोकसभा और राष्ट्रपति। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा का विघटन करने की भी शक्ति रखता है। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए निश्चित तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, जिस कारण राष्ट्रपति एक सत्र की अंतिम बैठक के बाद 6 माह के भीतर संसद का सत्र बुलाने के लिए बाध्य होता है। कहने मतलब कि साल में 2 सत्र होते हैं, दोनों सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो सत्र बुलाने की जो जिम्मेदारी है कि वो किसकी है? राष्ट्रपति की है। प्रत्येक सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जो होता है एक साथ संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित करता है। राष्ट्रपति जो है जब भी प्रत्येक सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन होता है और उसमें राष्ट्रपति जो है संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की भावी नीतियों का विवरण देता है। राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार होता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। आर्टिकल जो है 331, आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में तथा आर्टिकल 80 में जो है साहित्य, कला, विज्ञान अथवा समाज सेवा क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो होता है ये कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जो कि भारत सरकार का ऑडिटर जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें तथा अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब कि जितने भी कमीशन जो होते हैं उनके रिपोर्ट जो होता है राष्ट्रपति के जरिए ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर चर्चा होती है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिससे संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जैसे आर्टिकल 3 है आपका, तो आर्टिकल 3 आप जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आर्टिकल 3 में बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण का जो पावर होता है या पहले से कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके नाम या उसके टेरिटोरी में परिवर्तन, तो ये सब जो होते हैं इससे संबंधित जो विधेयक होता है, फिर धन विधेयक आदि हैं, तो ये ऐसे विधेयक होते हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। वह किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है, उसे वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। फ्रेंड्स, संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने अथवा वापस करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पूरे कार्यकाल में अनुमति न दे, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल तक किसी विधेयक पर अनुमति न दे, और यदि ऐसा वह करता है तो इसको वीटो माना जाता है, इसको वीटो माना जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी वीटो शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं इस तरह की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 111 जो है में राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार की अवधि का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण राष्ट्रपति वीटो करने के पोजीशन में आ जाता है। मतलब क्या कि आर्टिकल 111 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है विधेयक को पर अनुमति देने के लिए कि कितने दिन में वो विधेयक पर अनुमति देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से वीटो के पोजीशन में आ जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार के वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी इस प्रकार के वीटो को पॉकेट वीटो का नाम दिया जाता है। ऐसा भारत में एक बार 1986 में हुआ था, जो इंडियन
जो है पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 जब पेश हुआ तो संसद से पारित होने के बाद उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह उनके पास अनुमति देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई मत नहीं दिया और वह विधेयक अपने पॉकेट में ही उनके पॉकेट में ही रह गया। तो यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को या तो अनुमति प्रदान करता है या इनकार करता है, परंतु उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाता है। अब देखिए यहाँ इनकार का मतलब क्या है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट में रख लिए तो एक तरह से क्या है, ये इनकार है, ये इनकार है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या है कि या तो इनकार किया जाएगा या तो अनुमति दिया जाएगा, लेकिन पुनर्विचार के नाम पर लौटाया नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, ध्यान रहे एक चीज़ यहाँ ध्यान लीजिए कि यहाँ हम दोनों सदन की बात कर रहे हैं। अगर एक सत्र चल भी रहा है, एक सदन चल रहा है और एक सदन में सत्र नहीं चल रहा है तो भी कानून नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कानून बनने के लिए दोनों सदन का सत्र में होना जरूरी होता है। तो आर्टिकल 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उसे उस परिस्थिति में उचित प्रतीत हो। दोस्तों, आप ये तो जानते ही है कि कानून का निर्माण तभी संभव होता है जब संसद का सत्र चल रहा हो। अगर एक सत्र चल रहा हो और दूसरा नहीं, तभी कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कानून बनाना अपरिहार्य हो जाता है तब राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 में दिए गए अपने लॉ मेकिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी यह अध्यादेश ठीक उसी प्रकार बल रखता है और वही प्रभाव होगा इसका जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और अगर जो है यहाँ देख लीजिए और अगर वह 6 सप्ताह के भीतर, यानी जिस दिन जारी किया गया है तब से लेकर 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर वह अनुमोदित नहीं किया जाता तो 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी समय उसको अपने द्वारा जारी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि संसद को कानून बनाने के लिए किसी और विषय पे पावर है और राष्ट्रपति किसी और विषय पे जो है ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई अध्यादेश ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में यह अति महत्वपूर्ण है कि जो है अध्यादेश भी उन्हीं यहाँ जानना सबसे जरूरी क्या है कि अध्यादेश भी उन्हीं परिस्थिति, मतलब जो लिमिटेशन की बात हो रही है, लिमिटेशन, तो ऑर्डिनेंस के लिए भी वही लिमिटेशन है जो संसद द्वारा पारित एक्ट के लिए होता है। अर्थात अध्यादेश भी फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के कारणों को न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जहां ऐसा अध्यादेश मैलाफाइड अर्थात असद्भावनापूर्वक जारी किया गया है वहां न्यायालय इसकी जांच कर सकते हैं। जैसा कि जो DC वाधवा का केस है, आप देख सकते हैं, ये DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इस केस के मतलब क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा था कि अध्यादेश असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया। सेकेंड, फिर सब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जुडिशियल पावर की, जिसे पार्डनिंग पावर भी कहते हैं। जो ये तीसरे नंबर पे पावर है प्रेसिडेंट का, तो इसकी बात करते हैं जुडिशियल पावर, या ये कहिए पार्डनिंग पावर, यानी क्षमा दान की शक्ति। तो इसको संविधान के आर्टिकल 72 के तहत उल्लिखित किया गया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास जब कोई दया याचिका आती है
तो उससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि राष्ट्रपति उस पर जो भी निर्णय लेता है वह उसकी जो है वैवेकी शक्ति नहीं है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति इस संबंध में वही निर्णय लेगा जैसा कि मंत्रिपरिषद उन्हें एडवाइस देगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका आती है इस पर राष्ट्रपति कितने समय में निर्णय लेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लिखित नहीं है। यानी टाइम के बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि कितने दिन में वो मर्सी पिटीशन पे निर्णय ले लेगा। राष्ट्रपति के लिए कोई भी अवधि निर्धारित नहीं है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका आती है वह किसके डिसीजन के अगेंस्ट आती है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आती है। आप इसको ऐसे समझें कि कोई भी मामला सबसे पहले सेशन से डिसाइड होता है, सेशन कोर्ट से। वहाँ के डिसीजन के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर निर्णय बरकरार है तब राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल होता है। और राष्ट्रपति अगर किसी के क्षमादान याचिका को ठुकराते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा लिए गए इस निर्णय के खिलाफ आप वापस फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक है कि सेशन ने किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई, उसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने आपकी अपील ठुकराई, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी अपील ठुकराई, और फिर अब आप राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका दाखिल किए, उसने भी आपकी दया याचिका ठुकरा दी, फिर आप वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा थोड़े होता है, लेकिन आप जान लीजिए कि ऐसा होता है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने उस याचिका पर जो निर्णय लिया उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाया। मान लीजिए 10 साल या 12 साल तक किसी की याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, तो उस व्यक्ति को जिसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है उसके भी तो फंडामेंटल राइट है और ह्यूमन राइट है। वह फ्रेश पिटीशन दाखिल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रिलीफ दे सकता है। फ्रेंड, अब हमें जानना ये है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है, अर्थात राष्ट्रपति के समक्ष अगर दया याचिका दाखिल की गई है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति के दंड को क्या क्या कर सकता है। तो जान लीजिए कि उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, यानी क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है। फिर क्या कर सकता है? आप नीचे जो वर्ड ये दिए गए हैं देख लीजिए, ये पार्डन क्षमा कर सकता है, यानी जिसको पार्डन बोलते हैं। फिर ये रिप्राइव है, रिप्राइव मतलब क्या कर सकता है? इसको प्रविलंबन कर सकता है। फिर रेस्पाइट्स है, यहाँ देख लीजिए रेस्पाइट्स कर सकता है, इसका मतलब होता है विराम, यानी विराम कर सकता है। रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है आपका परिहार, ये परिहार कर सकता है, या इसको सस्पेंड कर सकता है, निलंबन कर सकता है, या कम्यूट यानी लघुकरण कर सकता है। तो क्षमादान याचिका में ये सारे उसके पावर आते हैं जिसमें से कोई भी एक डिसीजन दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति किन किन मामलों में प्राप्त है, मतलब ये जो पार्डन, रिप्राइव, रिप्राइट्स, रेमिशन, सस्पेंड और कम्यूट, ये जो पावर है इनको किस मामले में वो अप्लाई करेगा। तो यह जो है कुछ जो जिन मामलों में अप्लाई होता है, जिन मामलों में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये नीचे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट मार्शल, मतलब क्या है कि यदि दंड सेना न्यायालय ने दिया है तो उन सारे मामलों में ये अप्लाई होता है। दूसरा है कि एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, अर्थात दंड ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ के एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार है। और तीसरा ये है कि इन ऑल केसेज इन विच द सेंटेंस इज वन ऑफ डेथ, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश क्या है? मृत्युदंड है। तो इन 3 तरह के मामलों में राष्ट्रपति जो है अपने क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल करता है, अर्थात इन सभी मामलों में जिसमें ये दंडादेश मृत्युदंड है। अब हम उन शब्दों के अर्थ को भी समझ लें तो अच्छा रहेगा जिनका प्रयोग आर्टिकल 72 में किया गया है। जैसे क्या है कि ये सबसे पहले हमने पार्डन शब्द का इस्तेमाल किया, तो पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से माफ़ कर देना। यह दंडित व्यक्ति को उस कैटेगरी में ला देता है, उस स्थिति में ला देता है जैसे कि मानो उसने कोई अपराध किया ही ना हो। सेकेंड आता है आपका ये रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है प्रविलंबन। इसका मतलब होता है कि कैपिटल पनिशमेंट का एक तरह से टेम्परेरी सस्पेंशन, अस्थायी निलंबन। तीसरा चीज आ गया है कि रिप्राइट्स। रिप्राइट्स का मतलब होता है विराम,
मतलब कि किसी विशेष कारणों से दंड को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा हुई है तो उसको क्या करना, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में उसके दंड को बदल देना। तो ये होता है ये रिप्राइड्स। फिर आता है आपका रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि परिहार। परिहार का अर्थ है दंडादेश की मात्रा को कम कर देना। जैसे 1 वर्ष के कारावास को क्या करना, 6 माह में बदल देना। फिर उसी तरह सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब तो आप जानते ही हैं कि निलंबन से होता है। और कम्यूट का मतलब होता है लघुकरण। लघु का मतलब क्या होता है, बड़े दंड को छोटे दंड में बदल देना, अर्थात जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे इनका ये हमने मतलब बता दिया। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की अब और कौन सी शक्ति है। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कूटनीतिक शक्ति की, यानी डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में तो दोस्तों अगर कूटनीतिक शक्ति की बात करें तो संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों और डिप्लोमेटिक एजेंटों को नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है। विदेश से जितने भी ट्रीटीज होते हैं, संधियाँ होती हैं और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किंतु यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये सारी संधियाँ, ये समझौते संसद के अनुसमर्थन के उपरांत ही आबद्ध कर होते हैं। संसद के अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो है मिलिट्री पावर की, सैन्य शक्ति की। सैनिक शक्ति की तो सैनिक शक्ति में हम जान रहे हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 53 है, तो 53 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति देश के जो प्रतिरक्षा बल है, जो आपका जो प्रतिरक्षा बल है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। उससे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। किंतु इस शक्ति के प्रयोग को संसद विधि द्वारा रेगुलेट करती है। इस प्रकार राष्ट्रपति की जो ये मिलिट्री पावर है वह क्या है कि उसके एग्जीक्यूटिव पावर के अधीन है। इसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर के बारे में। तो इमरजेंसी पावर के बारे में जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 352 से लेके आपका 360 तक में किया गया है। दोस्तों, संविधान में जो है 3 तरह के इमरजेंसी की बात की गई है। इसमें पहला है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, अर्थात युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है और जिसको क्या कहते हैं, इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, मतलब राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा आपात जो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न जो है स्थिति के पैदा होने पे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है। दूसरा होता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात वित्तीय आपात, जो आर्टिकल 360 में है। फ्रेंड्स, इमरजेंसी प्रोविजन चूँकि हमें अलग से डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ हम उनके बारे में संक्षिप्त रूप से ही चर्चा करेंगे। यदि अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम सबको बोलते रहे हैं। जैसे यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर खतरा है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 352 में है। फिर आते हैं हम दूसरे पे कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि या राज्यपाल से इस बात का उसको रिपोर्ट मिलता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है और जो आर्टिकल 356 में है। फिर तीसरा आता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की साख यानी क्रेडिट या वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हो गया है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है और इसे वित्तीय आपात कहते हैं, जो आर्टिकल 360 में बताए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, जहाँ भी ऐसी उद्घोषणा परिवर्तन में होती है, मतलब क्या है, इनमें से कोई भी, तो संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए वह न्यायालय के चलन के अधिकार को निलंबित कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जो है इन फंडामेंटल राइटों के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है। मतलब क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाते हैं, क्या कि उसको इन्फोर्स कराने के लिए। तो जो कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करती है तो उसका वो पावर ही सस्पेंड कर देता है राष्ट्रपति अपने आदेश से, जिसके जरिए वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करती है। ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी जब भी लगती है तो आर्टिकल 19 अपने ऑटोमेटिक क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, केंद्रीय शक्ति जो है राज्य को निर्देश दे सकती है कि वे अपने एग्जीक्यूटिव पावर का किस प्रकार से प्रयोग करें। मतलब क्या है कि इमरजेंसी के दौरान जो यूनियन होता है वो स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि अब आपको कैसे किस तरीके से अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। और इस समय पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आज हमारा जो है ये प्रेसिडेंट का टॉपिक पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम पार्लियामेंट यानी संसद पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमें और प्रोत्साहन देने के लिए आप हमारे चैनल एसकेला क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी बात लिख सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।